अभी तक जो पिछली वीडियो के अंदर सार्थक अंक को निकालने के लिए जो हम लोग नियम पढ़ रहे थे, वही नियम जो सार्थक अंक को ज्ञात कर रहे थे, वो कुछ नियम बचे हुए थे, तो उन नियमों को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अगला नियम है हमारा 5वें नंबर का, यदि दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक है, दशमलव बिंदु अगर है हमारा और उसके पहले कोई अशून्य अंक है, तो दशमलव बिंदु के बाद सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये हमारा दशमलव अंक है और दशमलव अंक के पहले अशून्य अंक है हमारा 5, तो दशमलव अंक के बाद में जो ये 3 जीरो हैं, ये भी किसके अंदर गिने जाएंगे? सार्थक अंक के अंदर गिने जाएंगे। इसलिए कुल सार्थक अंक कितने होंगे? 1 2 3 4। तो इसमें कितने हो गए? 4 सार्थक अंक हो गए। कहा जा रहा है कि अगर दशमलव बिंदु जो दशमलव है उससे पहले अगर कोई अशून्य संख्या है, तो अशून्य संख्या होने पर दशमलव बिंदु के बाद में जीरो जितने भी आएंगे उन सभी को सार्थक अंक के अंदर गिन लिया जाएगा, सार्थक अंक के अंदर मान लिया जाएगा। इसी तरीके से दिखाया गया है कि दशमलव बिंदु ये है, दशमलव बिंदु से पहले जो 5 है, 5 एक हमारी अशून्य संख्या है, इसीलिए दशमलव बिंदु के बाद में जितने जीरो, ये 3 जीरो आ रहे हैं, ये तीनों जीरो किसके अंदर गिने जाएंगे? सार्थक अंक के अंदर गिने जाएंगे। इसीलिए इनके अंदर कुल सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई। इसी तरह एक और दिया है एग्जाम्पल 6.3600, तो दशमलव अंक ये हो गया दशमलव बिंदु, इससे पहले 6 एक शून्य संख्या है, इसलिए दशमलव बिंदु के बाद में जीरो आने पर इनको सार्थक अंक के अंदर गिना जाएगा। तो ये 2 जीरो आए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक। तो कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई है? 5 सार्थक अंक हैं। तो ये हो गया हमारा 5वें नंबर का नियम। क्या है नियम? एक बार फिर पढ़े दे रहे हैं। यदि दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य संख्या आती है, तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाले सभी शून्य संख्याओं को सार्थक अंक के अंदर गिना जाता है। तो ये बात हम लोगों ने पढ़ ली। अब 6ठे नंबर पर अगला नियम हम लोग सीखेंगे। क्या है अगला नियम? कह रहा है हमारा, अगला नियम कह रहा है कि किसी संख्या में, अगला नियम कह रहा है किसी संख्या में 10 की घातों का गुणा कर देने पर, किसी संख्या में 10 की घातों का गुणा कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित होती है। कह रहा है अगर कोई संख्या है, उस संख्या में अगर हम 10 से गुणा मार दें, तो किसी संख्या में अगर हम 10 से गुणा मार देंगे, तो गुणा मारने के बाद जो सार्थक अंक होंगे और गुणा मारने से पहले भी जो सार्थक अंक होंगे, उनके अंदर कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे लिखा है 5375, 5375 लिखा हुआ है संख्या, अगर दशमलव उठाकर हम यहाँ ले आएँ तो 5.375, 3 दशमलव पीछे लाएँ तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसमें अगर कहें कि सार्थक अंक कितने हैं? 4 इसमें भी गिने जाएंगे, 4 इसमें भी गिने जाएंगे। जीरो बढ़ाने पर किसी भी प्रकार का सार्थक अंक हमारा नहीं बढ़ेगा। तो किसी संख्या में 10 की घातों का गुणा कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या जो है नहीं बढ़ती है। फिर उसके बाद जो है एग्जाम्पल में दिया है 5375 के अंदर जो है दशमलव हमने 3 अंक पीछे खिसकाया, जिससे 10 की पावर में 3 घात ऊपर चली गई, और इसीलिए जो पहले सार्थक अंक थे और जो बाद में सार्थक अंक थे, उन दोनों के अंदर सार्थक अंकों की संख्या 4 ही बनी रही। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी भौतिक राशि का मात्रक परिवर्तित होने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। कह रहा है यदि अगर कोई हमारी संख्या है, उसके अंदर जो मात्रक है, मात्रक में अगर बदलाव कर दें, मात्रक में अदल बदल कर दें, तो सार्थक अंकों की जो संख्या है मात्रक के बदलने पर नहीं बदलती है। जो सार्थक अंकों की संख्या है मात्रकों के बदलने पर नहीं बदलेगी। तो लिखा हुआ है यही बात यहाँ पर कि किसी भौतिक राशि का मात्रक परिवर्तित होने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, यानी बदलती नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा है 25 मिलीमीटर, यहाँ पर इसको बदल लिया सेंटीमीटर में, तो क्या हो गया? 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम लोग मीटर में बदल लें तो 0.25 मीटर। तो कुल हर एक तीनों चीज़ों के अंदर जो सार्थक अंक है, वो हमारे सार्थक अंकों की संख्या केवल और केवल कितनी मानी जा रही है? सार्थक अंकों की संख्या 2 ही गिनी जा रही है। इसी तरह 8वां वाला जो हमारा है
गुणांक या विभाज्य कारक संख्या में अनंत सार्थक अंक होते हैं। जैसे जो हमारा एक गुणांक है या कोई विभाज्य कारक संख्या है, उसके अंदर जो सार्थक अंक होंगे वो अनंत गिने जाते हैं, सार्थक अंकों की संख्या अनंत मान ली जाती है। जैसे लिखा है वृत्त की त्रिज्या बराबर r बराबर d/2 तथा वृत्त की परिधि बराबर 2πr में अंक 2 को 2.0 भी लिख सकते हैं, 2.00 भी लिख सकते हैं, 2.000 भी लिखा जा सकता है। इसीलिए जो हमारे गुणांक होते हैं या विभाज्य कारक संख्या होती है, इनके अंदर सार्थक अंकों की संख्या क्या मान ली जाती है? अनंत मान ली जाती है। एक बार इन नियमों को दोहराएंगे, फिर अगली हेडिंग पढ़ेंगे कोटिमान, छोटी सी कोटिमान को पढ़ने के बाद हम लोग चालू कर देंगे त्रुटि विश्लेषण के, एरर एनालिसिस के न्यूमेरिकल हम लोग लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो एक बार फिर से करते हैं हम लोग इसको। यदि दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक है तो दशमलव बिंदु के बाद सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 5.000 में 4 सार्थक अंक माने जाएंगे। इसी तरीके से छठे नियम क्या कहता है? किसी संख्या में 10 की घातों का गुणा कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित होती है। जैसे 5375 बराबर 5.375 इंटू 10³ में 4 सार्थक अंक हैं। इसी तरह किसी भौतिक राशि का मात्रक परिवर्तित होने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। चाहे 10 की गुणा करो, चाहे मात्रक बदल लो, सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलेगी। और गुणांक या विभाज्य कारक के जो हमारे इकाइयाँ हैं, उनके अंदर जो सार्थक अंकों की संख्या है वो कितनी मान ली जाती है? अनंत मान ली जाती है। अब इसके बाद हम लोग कोटिमान पढ़ेंगे, फिर हम लोग कल से न्यूमेरिकल चालू कर देंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कोटिमान। कोटिमान क्या होता है ये सबसे पहले जान लें, फिर कोटिमान को निकालना हम लोग अच्छे से सीख लेंगे। तो नंबर 1 पर कोटिमान क्या होता है ये जानिए। यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिमाण को कोटिमान कहते हैं। यानी अगर कोई हमारी राशि है जो उसका मान है, परिमाण का मान है, किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम सबसे पास वाली 10 की घात के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिमाण को कोटिमान, यानी 0.1 अंक तक आपको ले जाना है। जैसे यहाँ पर ये 2 पॉइंट है तो 0.1 अंक तक जो लाकर आपके निकटतम 10 की घात बन जाए वही कोटिमान कहलाती है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखा है? यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घातों के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिमाण को कोटिमान कहते हैं। निकटतम 10 की घातों के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिमाण को ही क्या कहते हैं? कोटिमान कहते हैं। अब कोटिमान को निकाला कैसे जाता है ये तो हो गई हमारी डेफिनीशन कोटिमान की। यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिमाण को कोटिमान कहते हैं। फिर निकालते कैसे हैं? किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए उसे 10 की पूर्णांक घातों में इस प्रकार, पूर्णांक घात लिखा है भैया, किसी संख्या का अगर कोटिमान लिखना है कि ज्ञात करने के लिए उसे 10 की पूर्णांक, यानी कोई भी संख्या जैसे ये दी है तो इसको 10 की पावर में लिख लीजिए। 10 की पूर्णांक घातों में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु के पहले हो। एक अंक कहाँ हो? दशमलव बिंदु से पहले। तो ये दशमलव बिंदु है, इसके पहले एक अंक बचा हो तो हमने एक अंक बचा लेते हैं। एक अंक दशमलव बिंदु के पहले हो। अब यदि संख्या √10 यानी 3.16 के बराबर अथवा उससे छोटी हो, अगर हमारी संख्या जो है 3.16 से बराबर हो या उससे छोटी हो बराबर हो या उससे छोटी हो तो उसके लिए, तो संख्या के लिए, जो हमारी संख्या है उसके लिए 10 की पावर 0 मान लेते हैं। यदि संख्या बड़ी है 3.16 से तो उसके लिए, संख्या के लिए हम लोग 10 की पावर 1 मान लेते हैं। अब ये उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, सबसे बेहतर समझ में आ जाए। जैसे लिखा है कोटिमान ज्ञात करो, क्वेश्चन में ये दिया है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब 9.1 जो है ये दशमलव जो है एक बिंदु तक है तो एक बिंदु तक सही लिखा है, पूर्णांक में बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन उसके बाद जो 3.16 से 9.1 बड़ा है, ये 3.16 जो है ये छोटा है और 9.1 बड़ा है। जब बड़ा है 9.1 तो बड़े वाले केस के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं? 10 की पावर 0। तो हमने क्या किया? बड़े
तो संख्या के लिए 10 की पावर 0, यदि बड़ी संख्या है तो 10 की पावर 1, अगर बड़ी है तो 10 की पावर 1, यहाँ पर बड़ी है तो इसलिए 10 की पावर 1 मान लिया और ये वैल्यू पूरी 10 की पावर वाली उतार ली, 10 की पावर -31। अब ये -31 से 1 घटा दिया तो कितना बन गया, 10 की पावर -30। तो यही हमारा कोटि मान आ गया 10 की पावर -30। अब ये जो 10 की पावर 1 लिखा है ये पूरे 9.1 संख्या के लिए 10 की पावर 1 मान लेते हैं। अगर यहीं पर केस देखिए, जैसे एक संख्या दी है हमारी 23700, तो 23700 को सबसे पहले 10 की पावर में बनाएंगे और 10 की पावर को बनाते हैं 0.1 अंक तक ले जाएंगे, तो यहाँ पर दशमलव है 325 अंक पीछे ले जाएंगे तो 2.37 और इनटू में 10 की पावर 5 कर दिया। अब ये बदल गया 10 की पूर्णांक में। अब ये जो संख्या बचती है हमारी 10 की घात के बाद पहले जो संख्या बचती है उसको मैच करते हैं, तो देखते हैं कि जो 2.37 है ये छोटा है और 3.16 क्या है, बड़ा है। अगर संख्या हमारी छोटी हो तो संख्या छोटी वाले केस में हम लोग संख्या की जगह पर 10 की पावर 0 मान लेते हैं, तो इतनी की जगह पर आ गया हमारा इतने 2.37 की जगह पर आ गया 10 की पावर 0 और 10 की पावर 5 तो वैसे ही रहा, तो 10 की पावर 0 का मतलब 1 कुछ भी नहीं, तो 10 की पावर 5 ही बना रहेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोटि मान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोटि मान किसी भी चीज़ का निकाल लेते हैं। तो ये कोटि मान निकालने का तरीका था, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। कल से जो है हम लोग त्रुटि विश्लेषण के, एरर एनालिसिस के चैप्टर के जो हमारे न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल लगवाएंगे, बोर्ड पर क्वेश्चन भी लिख दिया करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी लिख दिया करेंगे। तो ये आपको तैयार कर लेना है अच्छे से। अब ये चैप्टर क्लियर होता है, बस इसमें न्यूमेरिकल बचे हैं, फिर डायमेंशन विमा वाला पढ़ाना है, फिर उसके बाद वेक्टर वाला चालू कर देंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा जाता है।